जी खुशामदीद नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और अब जो अगला सेगमेंट है ख़बरों का और ताज़ा तीन अखबार के हवाले से, तकरीबन एक महीने के बाद हम अखबार देख रहे हैं, लेकिन कुछ ख़बरें ऐसी होंगी गुज़श्ता से पेवस्ता, कुछ पूरी तारीख का पता चल जाएगा कि क्या क्या हालात पाकिस्तान में रहे। कुछ जो अहम तरीन ख़बरें हैं और वो बदनसीबी से वो जारी रही पूरा महीना। टारगेट किलिंग और शिया किलिंग इसमें सबसे अहम रही। इसमें सबसे अहम जो ख़बर मिली पिछले दिनों पहले, अलामा तालिब जोहरी साहब के दामाद, उनको शहीद कर दिया गया। इसके अलावा ईद के दिन 2 शहादतें कोयटा में हुई। 2 स्काउट्स थे, जाकिर हुसैन और जवाद हुसैन, उनको शहीद किया गया फायरिंग करके, और कल उनकी नमाज जनाजा थी। इसके अलावा ईद के दिन ही कराची में एक और शहादत हुई थी, और इससे पहले जो पूरा महीना था माह रमज़ान का, उसमें ये शहादतों का सिलसिला जारी रहा। लेकिन वही जो एक अमूमन हमारी बेहिसी है हमारी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत पे डालती है। और ख़ास तौर पे अगर कराची का मामला देखें तो ये तो अब कब से वहाँ पर रेंजर्स भी हैं, वहाँ पर ऑपरेशन भी हो रहा है, और वहाँ पर कई बार वज़ीर आज़म भी जा चुके हैं, सुमो टू एक्शन सुप्रीम कोर्ट भी ले चुका है। लेकिन कराची के हालात जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक समझे कि पूरे पाकिस्तान के हालात भी ठीक नहीं होंगे। और इवन वहाँ की जो सबसे बड़ी जमात है MQM, उनके सरबराह अल्ताफ़ हुसैन साहब ये कह चुके हैं कि 25% जो कराची है वो वैसे ही तालिबान के हवाले है, या तालिबान को पूरी रसाई या पूरी दस्तरस हासिल है उन इलाकों में। तो जहाँ पर ज़रब-ए-अज़्ब जो है काफ़ी अरसे से जारी है, उस वाले से अगली कुछ खबरें होंगी। लेकिन ये ज़रब-ए-अज़्ब सिर्फ वज़ीरिस्तान या उसके मुल्का इलाकों तक जारी नहीं रहना चाहिए, उसको बढ़ा के अगर पाकिस्तान के अमन की बात करनी है तो पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी दहशतगर्द हैं, चाहे शहर में, गाँव में, शुमाली इलाका जात में, किसी भी सूबे में, वहाँ उनका कला कमाल करना ज़रूरी है। तो कराची का अमन उसी तरह बदनसीबी से ख़राब ही रहा, जो कत्ले आम है वो भी रहा, और ख़ास तौर पे शिया किलिंग का सिलसिला बदनसीबी से वो थम नहीं पाया। और जो ताज़ा तीन कल ईद के दिन जो है वो 2 स्काउट्स कोयटा में शहीद कर दिए गए और एक कराची में शहादत हुई। तो इस हवाले से हमारी जो शिया तंजीमें उनको भी कुछ अमली तौर पे जो एहतजाज हैं, जो धरने हैं, वो भी हम हमेशा करते हैं। जब भी ज़ायरीन की बसों पे कोई धमाका हो गया, कोई ऐसा इस किस्म का बड़ा जब हमला होता है, हम चंद दिन के लिए हम वो एहतजाज करते हैं, धरने देते हैं, लेकिन कोई अमली तौर पे या कोई बाज़ाब्ता तौर पे कोई ऐसा एहतजाज हम हुकूमत के ऐवानों तक पहुँचा नहीं पाए कि जिससे उनको कुछ आगे स्टेप्स लेने के लिए भी वो मजबूर हम कर सकें। एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था जब बलूचिस्तान में गवर्नर राज नाफिज किया गया, समोटो एक्शन ले लिया गया, लेकिन उस दोनों इक़दामात के बावजूद वो कत्लेआम जारी रहा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो भी दहशतगर्द जिनको पकड़ने का दावा किया जाता है, या फिर जो एक ग़िलाफ़ चढ़ा के एक आम रवायती तौर पे वो पेश किया जाता है, उनको सज़ाएँ नहीं मिलती। और अगर सज़ाएँ नहीं मिलेंगी और उनको एक दो दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद ज़मानतों पर रिहाई मिल जाएगी, तो फिर वो उसी किस्म के जो नापाक अज़ाइम हैं उन्हीं को लेके वो आगे बढ़ेंगे, मज़ीद मुस्तहकम होंगे, और ये काम कभी भी रुकेगा नहीं। तो यहाँ पर एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, और जो कैदी हैं जेलों में उनको सज़ाएँ अब दे देनी चाहिए। बहुत से ऐसे केसेस पेंडिंग हैं कि जिनकी सज़ाए मौत जो है, बल्कि वो पेंडिंग क्या कहेंगे, उनकी तमाम अपीलें खारिज हो चुकी हैं, उनको सज़ाए मौत ही अब देना है, लेकिन वो अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सक रहा। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जो बहुत सी मजबूरियाँ हमारे हुकूमती ओहदेदारान की, क्योंकि एक बार फैसलाबाद में एक दहशतगर्द उस्मान को फांसी देना थी, लेकिन कुछ अरसा पहले दोनों मियाँ बरादरान को एक ख़त वसूल हुआ कि अगर उस उस्मान नामी दहशतगर्द को आपने फांसी दी तो फिर मियाँ बरादरान या शरीफ बरादरान की भी खैर नहीं है। तो उस वक्त से वो फांसी भी रुकी हुई है, और इससे 100 से ज़्यादा ऐसे कैदी, ख़तरनाक कैदी फांसी के मुंतज़र हैं, जो अभी तक जेल में अयाशी कर रहे हैं, मज़े लूट रहे हैं। न जाने कब उनके कोई भी साथी वो जेलें तुड़वा के उनको आज़ाद करके ले जाएं, और हम जो हैं वो हाथ मलते रह जाएं। तो ये किसी वक्त भी हो सकता है। फिर जो दीगर जो मुजरम आए दिन हम देखते हैं कि ये पकड़े गए हैं, उन पर इल्ज़ामात साबित भी हो चुके होते हैं। और ईद से पहले मुझे याद आ रहा है कि जस्टिस बाकर केस के हवाले से भी, कि उससे पहले 1 साल हो गया, लेकिन उस केस की भी जो हेयरिंग है वो भी नहीं हो रही, और जो उस केस में पकड़े हुए मुल्ज़मान हैं उनको भी आगे कटहरे तक नहीं लाया जा सक रहा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक जज के ऊपर जो हमला होता है, उसके मुल्ज़मान के ऊपर कोई इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हम देख पा रहे, तो यहाँ पर आम जो शिया शहीद है या उसके जो वर्सा हैं वो किस अंदाज से इंसाफ को तलाश कर सकते हैं। तो बहुत ही नाकस इंतज़ाम
और अब देखते हैं, कुछ इनकलाब की भी बातें हो रही हैं, उसकी अगली खबरें कुछ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले कुछ पिछले महीने अरसलान इफ्तिखार जो बेटे हैं इफ्तिखार चौधरी साहब के, उन्होंने आर्टिकल 62 और 63 के हवाले से इमरान खान के खिलाफ वो इलेक्शन कमीशन गए और फिर जवाबी तौर पे तहरीक इंसाफ के जो चंद अरकान हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से 62-63 की बात की। और फिर इफ्तिखार चौधरी साहब ने इवन 20 अरब रुपए जो हैं वो हर जाने का नोटिस भी भिजवा दिया इमरान खान साहब को। तो ये जो एक जो जंग थी, जो दबी या समझें कि कुछ बिहाइंड द सीन थी, अब बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। आर्टिकल 62-63 ऐसे है कि सादिक और अमीन, हर जो MNA कोई भी हमारी पाकिस्तान में नुमाइंदगी करने के लिए शख्स अपने आप को ऊपर लाता है, उसका सादिक और अमीन होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे आइन में लिखा है। लेकिन अब 62-63 की बात की जाती है, इमरान खान की एक बेटी की बात की जाती है। तो इस पर इमरान खान का ये कहना था, एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि उनका ये कहना था कि अगर मेरा ये 62-63 की बात करने वाले हैं तो मैं इन तमाम मौजूदा सियासतदानों में एक फ़रिश्ता हूँ। अगर मेरा 62-63 का ये मामला उछाला गया तो दीगर सियासतदानों के इससे बहुत बड़े बड़े मसाइल अभी हैं। तो ये हाल देख लें आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, कि हमारे जो रहबर हैं, हमारे जो रहनुमा हैं, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, एक दलील ये दी जाती है कि इमरान खान का ये ज़ाती मामला है। लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि बाज़ अमेरिका जैसे मुल्क में भी वो ज़ाती मामला नहीं रह जाता। जब जैसे आपने बिल क्लिंटन और उनकी एक सेक्रेटरी मोनिका लेविंस्की का एक मामला देखा था, तो वो भी स्कैंडल जब सामने आया तो उनको अपनी सदारत और अपनी जमात से बहुत पीछे कर दिया गया। तो ये कुछ ऐसे मामलात हैं जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर इमरान खान का कोई ऐसा कारनामा है और फिर वो अब ज़ुबान ज़दे आम है, एक गुनाह होता है, बंदा पोशीदा करता है, अल्लाह का और उस बंदे का मामला होता है। एक अगर आपसे गलती या गुनाह है वो सारी दुनिया को पता है, इवन कुछ लॉस एंजलिस की अदालतों का भी एक हवाले दिया जाता है। तो इस पर इमरान खान बजाय कि दूसरों पर तनकीद करें, वो इस चीज़ का आवाम को पता है, तो इस चीज़ का अगर वो खुलेआम माफ़ी मांग लें, अगर उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रखी है तो आवाम से भी माफ़ी मांग लें कि मैं अब पाकिस्तान के बागडोर संभालने की कोशिश करना चाहता हूँ, या वो मैं एक उम्मीद रखता हूँ कि मैं भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनूँ। ये पास्ट में, क्योंकि माजी में गलतियाँ वो कर चुके हैं, वो ख़ुद इसका इकरार कर चुके हैं, तो ये भी गलती मैंने की थी, इसकी मैंने अल्लाह से माफ़ी मांग ली है। लेकिन क्योंकि ये आवाम को भी पता चल चुकी है, इसलिए मैं आवाम से भी माफ़ी मांगता हूँ और मुझे आप माफ़ कर दें। तो अगर इस किस्म का बयान वो दें तो अच्छी बात है। लेकिन वो ये कह रहे हैं, और हो सकता है इसमें बहुत सी सच्चाई भी हो, कि ऐसे मामले में वो फरिश्ता हैं। अगर उन्होंने कहा कि दीगर सियासतदानों के कोई रिकॉर्ड आप चेक करें तो इस मामले में वो मुझसे बहुत ज़्यादा अपने आप को कह लें कि वो बहुत ज़्यादा फरिश्ता साबित करेंगे उनके मुकाबले में, कि जो उनके मुद्दे मुकाबल हैं। तो ये आप अगर इस बात में सच्चाई है तो ये और बदनसीबी की बात है कि पाकिस्तान में ऐसे सियासतदान मौजूद हैं कि जो नज़र कुछ आते हैं बिहाइंड कैमरा, या उनके असल हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। लेकिन जहाँ हमारी आवाम लगी हुई है, जहाँ पर उन्होंने अपने महबूब कायदीन को गले लगाया हुआ है, उनके 100 नकाइस भी आ जाएँ, वो खुद इकरार कर ले कि हमने इतने बड़ा गबन किया है, हम मुजरम हैं, लेकिन हमारी जो आवाम है वो उनके ही शायद पल्ले से बांध दी गई है कि बस हमारी आवाम ने कोई भी उस हवाले से बात नहीं करनी। अब इमरान खान जो हैं वो क्या करेंगे आर्टिकल 62-63 के हवाले से, जो उनको कुछ जो हेयरिंग के लिए बुलवाया जाएगा, इवन इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो हर जाने का नोटिस भिजवाया है उस पर उनका लाएअमल क्या होगा। लेकिन अगर मैं तहरीक इंसाफ का बंदा हूं और मैं चाहूं कि मैं इमरान खान को वोट दूं, तो मैं ये तवक्को ज़रूर करूंगा कि मैं, अगर मेरे कायद हैं तो वो इसलिए मेरे वोट के हकदार होंगे कि अगर उन्होंने कोई गलती की है, और वो बिल्कुल ज़बान ज़द आम है, अखबारात की जीनत है, बच्ची की वो तस्वीर आपने देखी होंगी अखबारात में, तो मैं चाहूँगा कि अगर मैं इमरान खान को अपना लीडर मानूँ तो इमरान खान को भी अब आवाम के सामने ये इकरार करना चाहिए बुलंद हौसले के साथ और ओपन माइंड के साथ कि ये गलती हो गई, अल्लाह का और मेरा मामला है, आप भी मुझे माफ़ कर दे। तो शायद कोई नरम रवैया हो। लेकिन अगर ये हो कि मैं शेर था तो दूसरे सवा शेर हैं, तो ये अपने आप को पाक साफ़ करने वाली बात ना हुई। ये वही बात हुई कि हम अमूमन टॉक शोज़ में देखते हैं, जब दूसरी और तीसरी जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती हैं कि आपने इतना खाया। वो ये नहीं कहते कि हमने ये इतना नहीं खाया, वो दूसरे को कहते हैं कि आपने हमसे बढ़ के खाया है, आपने हमसे बढ़ के कत्लेआम करवाया है, आपने हमसे बढ़ के गबन किया है। तो कोई भी अपनी सफाई की उस हवाले से बात नहीं करता। तो यही हाल यहाँ पर है। कोई भी हमारा जो सियासतदान है वो पाक साफ़ नहीं है, और अगर इस हवाले से कोई बात की जाती है तो वो ये अपना ये नहीं कहता
कि मैं बिल्कुल पाक साफ़ हूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाए, बल्कि वो दूसरों का कहता है कि मैं शेर हूँ तो वो दूसरे सवा शेर हैं। तो यही हमारा पूरा महीना जो पिछला था वो इसी बात में डूबा रहा। अल-कुद्स डे पर लखनऊ में एक शहादत हुई हो, ये भी एक अफसोसनाक वाक़या है कि इसराइल के ख़िलाफ़ अल-कुद्स डे मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन लखनऊ में एक पुलिस फायरिंग से एक बंदा जो है वो शहीद हो गया, इस पर भी बहुत ज़्यादा अफसोस करना चाहिए। और इसके अलावा खेल के मैदान में कुछ ऐसे मामला, वर्ल्ड कप फुटबॉल था जो 13 जुलाई को फ़ाइनल हुआ, उसमें जर्मनी ने इटली को शिकस्त देके ये वर्ल्ड कप फाइनल जीता। इससे पहले ब्राज़ील को जो सेमीफाइनल उन्होंने हराया, वो तारीख का एक अनोखा एक रिकॉर्ड था कि सेमीफाइनल में 7 गोल कर लेना और 7 गोल खाना, ये ब्राज़ील के लिए, उनके लिए भी ये पहला मौका था। तो ये खेल के मैदान में ऐसा एक बड़ा इवेंट था जो हम उस पर बात नहीं कर पाए। और इंडिया और इंग्लैंड की जो क्रिकेट सीरीज़ है वो इस वक्त जारी है और आज एक तीसरे टेस्ट मैच का आखिरी दिन है और इसमें इंडिया 112 रन 4 खिलाड़ी आउट पर तकरीबन 11 बजे अपनी इनिंग्स शुरू करेगा। और आज के आखिरी दिन दोनों टीमें जो हैं, इंडिया को जीतने के लिए 333 रन चाहिए और इंग्लैंड को सीरीज़ में वापस आने के लिए, क्योंकि वो एक टेस्ट मैच हार चुके हैं, तो टेस्ट में सीरीज़ में वापस आने के लिए 6 विकेट दरकार हैं। तो अब देखते हैं, अगर विकेटें गिरना शुरू हो गई तो ये मामला हो सकता है लंच और टी के दरमियान ही ख़त्म हो जाए। और अगर थोड़ी सी कोई पार्टनरशिप बन गई तो जहां वनडे मैचेस में 300-350 रन बनना कोई मुश्किल नहीं होता, तो यहाँ पूरे दिन में 90 ओवर्स हैं, 90 ओवर्स में 333 रन हो सकता है इंडिया ये भी कारनामा सर अंजाम दे ले। और 400 से ज़्यादा रन चेज करने के हवाले से भी कोई एक अहम रिकॉर्ड हम देखने में पाएँ। तो इस हवाले से ये खेल के मैदान की कुछ ताज़ा तीन खबरें थी। आते हैं जो आज के अखबार में कुछ ऐसी खबरें जिससे हम पता चल जाएगा कि क्या होता रहा है। जनरल राहिल शरीफ साहब की एक मेन हेडलाइन है, उनका कहना है कि दहशतगर्दी से पाकिस्तान का हदफ हासिल कर सकते हैं और ये ज़रब-ए-हज़्ब से मुतालिक है और दहशतगर्दी से पाकिस्तान का हदफ हासिल कर सकते हैं, एक उम्मीद उन्होंने दिलाई है आर्मी चीफ, और उम्मीद हमें इसी इदारे से है। तो अल्लाह करे वो उनकी ये जो उम्मीद है या उनका जो टारगेट है वो ज़रूर हासिल करें। इसमें तो ना कर सकने वाली तो बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि डू और डाई का मामला है। ज़रब-ए-हज़्ब जिसके लफ्ज़ी माने ही वो ऐसी तलवार है कि जो एक फ़ैसला कुन वार करने वाले हैं। तो ये पाक फ़ौज जो है वो फ़ैसला कुन एक जंग के ऊपर है, वो जंग कर रही है। इसमें हम सब, पूरी कौम की दुआएं उनके साथ है, बल्कि तमाम दुनिया पूरे इस ऑपरेशन पर नज़र रखी हुई है कि अगर पाकिस्तान में अमन हुआ तो पाकिस्तानियों के लिए तो फ़ायदा है ही है, तो दीगर ममालिक के लिए भी उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद होंगे। तो ये इंटरनेशनल एक मामला है दहशतगर्दी का, न सिर्फ ये पाकिस्तान का मामला है। तो राहिल शरीफ साहब का ये कहना है कि वो पूरा एक मैंडेट रखते हैं आवाम की तरफ से भी, और पूरा एक पाक फ़ौज में भी माशाल्लाह ऐसी सलाहियत मौजूद है कि वो दहशतगर्दी से पाकिस्तान का हदफ हासिल कर सके। तो हम सब की दुआएं हैं, उम्मीदें हैं, हसरत ही एक यही है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान वही पाकिस्तान बन जाए जो कभी हुआ करता था। कभी कोई हमने ऐसी खबर धमाके की नहीं सुनी कि टारगेट किलिंग की खबर बहुत कम आती थी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल आपके सामने है। और ज़रब-ए-हज़्ब के हवाले से आर्मी चीफ़ ने फ़ौजी जवानों के साथ वो अपनी जो गुज़श्ता ईद है वो मनाई, और इससे बुलंद मोराल और जुर्रत और अज़म को जो फ़ौजी जवान थे उनको सराहा भी। तो बहुत अच्छा जेस्चर था आर्मी चीफ़ की तरफ से कि वो ये जो नीचे की जो आम फ़ौजी हैं वो ये ना समझे कि जो बड़े अफसरान हैं वो उनसे बिल्कुल अलग थलग हैं, या ये जो जंग है वो आम लोगों को ही इसमें झोंक दिया गया है, अफसरान उसमें शामिल नहीं है। तो इससे ज़रूर उन फ़ौजी जवानों के हौसले बुलंद हुए होंगे। और इसमें अब कितनी देर बाकी, काफ़ी इलाका जो है वो खाली भी करवा लिया गया है और तकरीबन 10 लाख के करीब मुहाजिरीन IDPs जो हैं वो पाकिस्तान के कुछ दीगर इलाकों में शामिल हैं, मौजूद हैं, आ चुके हैं। तो उनकी वापसी का टाइम कब मिलेगा, कब वापस जाएंगे, कब वहाँ पे अमन अमान होगा, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है। अभी जंग भी होना बाकी है, जो दीगर इलाकों में दहशतगर्द हैं, और दीगर इलाकों में जैसे कराची की हमने बात की थी कि 25% इलाका कराची का वैसे ही तालिबान के पास है। तो यहाँ पर भी आर्मी चीफ साहब को भी बजाय के रेंजर्स पे ये मामला छोड़ दिया जाए, बाज़ाब्ता वहाँ पर भी ज़रब-ए-हज़्ब की एक कार्रवाई होना ज़रूरी है। तो ये खबर थी। नवाज शरीफ साहब का बयान है कि गुमराह अनासर से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान में तारीख के बड़े इनकलाब आए, ताहम अब इनकलाब सिर्फ जमहूरियत से ही आ सकता है। तो इनकलाब की जैसे इमरान खान साहब ये बातें करते हैं और तारिक कादिर साहब ये बात कर रहे हैं इनकलाब के लिए, वो पाकिस्तान पहुँच भी गए हैं, लेकिन ईद के बाद उन्होंने अभी ऐलान करना है। देखिए 1-2 दिन में
वो ये ऐलान करेंगे कि कब उनका इनकलाब या वो मार्च वो करने वाले हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ की तरफ से 14 अगस्त को उन्होंने सुनामी मार्च या इनकलाब के मार्च का ऐलान कर रखा है। उसकी रोकथाम के लिए भी कुछ इकदाम किए गए या करने वाली अब हुकूमत देखते हैं कि वो क्या इकदाम करेंगी, क्योंकि 14 अगस्त को इमरान खान का ये कहना है कि वो 10 लाख के करीब ऐसे अफराद को लेके जाएंगे जो वहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे। अगर उनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो ये हुकूमत का वो रुखसत करके वापस आएंगे। तो ये भी एक काफ़ी बोल्ड या काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक उनका एक जेस्चर है या एक उनका एक मौक़िफ़ है। देखते हैं उसकी रुकावट के लिए नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं। और दूसरी तरफ जो उनका ये कहना था कि गुमराह अनासर से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, तो ये एक अजीब व गरीब बात है। नवाज शरीफ साहब शायद अब भी ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात का जो खेल गुज़श्ता 1 साल से जैसे ही वो हुकूमत में आए थे वो खेल रहे थे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो गई, एक अहम तरीन मौका सर्दियों का वो मौका जहाँ अब तालिबान शायद वहाँ से काफ़ी वो भाग भी गए हों जहाँ पर अब ऑपरेशन हो रहा है। तो अगर वो सर्दियों में ऑपरेशन हो जाता बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती थी, लेकिन अब भी वो चाह रहे हैं कि गुमराह अनासर से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। तो ऐसे गुमराह अनासर जिनका आपको पता है तो उनके लिए फिर मुज़ाकरात के दरवाजे नहीं खुलने चाहिए, उनको किसी कब्रों के दहाने पर उनको पहुंचाना चाहिए या जेलों के दरवाजे उनके लिए खुलने चाहिए। ये अजीब मंतक है नवाज शरीफ साहब की कि गुमराह अनासर हैं, पाकिस्तान के वो ख़िलाफ़ हैं, शरीयत को वो नहीं मानते, इंसानियत को वो नहीं मानते, लेकिन आपने कहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए आपके दरवाजे खोलें। तो इसका मतलब है आप अब भी पाकिस्तानी अवाम का कोई भला नहीं समझ रहे, भला नहीं चाह रहे। ये आप चाह रहे हैं कि अब भी गुमराह कुन जो नासर हैं वह आप अपने उनको गोद में बिठा लें, अपने आगोश में ले लें, उनके साथ नाश्ते करें, ज़ोराने करें, इशाइये करें और उनको पालें पोसें, और जब भी नए इलेक्शन आएँ तो फिर वो आपके काम आए। तो ये ऐसा नवाज शरीफ साहब आप जहन से निकाल लें, क्योंकि अब आर्मी ने यह तहिया किया हुआ है कि ये जो तमाम गुमराह कुन अनासर हैं उनको पाकिस्तान की सरज़मीन पर रहने का कोई हक़ नहीं है। और इवन अब जो 18 करोड़ आवाम है आपकी इस खेल के अंदर अब दोबारा या झांसे के अंदर दोबारा आने की नहीं है। तो ये बात थी नवाज शरीफ साहब की। एक और हेडलाइन है, इसराइली बर्बरियत जारी है, मज़ीद 180 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और कुल मिला के इस अखबार के मुताबिक 1260 शहादतें हो चुकी हैं। तो ये भी एक दुनिया की जो बेहिसी की एक अमली तस्वीर आप देख रहे हैं फ़लस्तीन में, कि दुनिया भर वहाँ पर देख रही है कि किस तरह से बच्चों, ख़वातीन, जवानों को शहीद किया जा रहा है और बिल्कुल यकतरफा फायरिंग, बमबारी जारी है। और 1260 शहादतें पूरे माह रमज़ान में, जो इबादत का महीना है सब मुसलमानों के लिए, तो उसी महीने में इसराइल ने जंग शुरू की और ईद के दिन ईमन शहादतों का ये सिलसिला जारी रहा। तो इसमें तमाम जो बेहिसी है ये अक़वाम मुत्तहिदा की आपके सामने है। बड़ी ताकतें जो अमन व अमान के लिए किसी भी मुल्क में जा घुसती हैं, उसने इसराइल के साथ क्या रवैया अपनाया है ये भी आपके सामने है। यहाँ के वज़ीर आज़म साहब का भी एक बयान आपके साथ शेयर कर लूँ। वज़ीर आज़म कैमरून का कहना है कि गाज़ा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी की जाए। तो उन्होंने ये महज बस कह दिया है कि जंग बंदी की जाए, लेकिन ये वो ममालिक हैं कि जो अमली तौर पर इक़दाम करने वाले होते हैं। ये वो ममालिक हैं कि जो किसी भी मुल्क में वो अमन की खातिर वो जा घुसते हैं। लेकिन यहाँ पर कैमरून साहब का महज ये बयान कि जंग बंदी की जाए, इसके लिए उन्होंने इसराइल के सफ़ीर को तलब किया है, वहाँ पर जाके क्या इक़दाम किए हैं ये कोई भी खबर नहीं। तो कुछ अखबारात का पेट भरने के लिए अपनी आवाम, यहाँ पर सिर्फ मुसलमान जो हैं वो सरापा एहतजाज नहीं है, यहाँ पर ब्रिटिश आवाम जो है वो भी इसराइल के जुल्म व सितम पर सरापा एहतजाज है। तो यहाँ की आवाम को थोड़ा सा मुतमिन करने के लिए शायद कैमरून साहब का ये अखबारी बयान है कि गैर मशरूत जंग बंदी की जाए। लेकिन इसके लिए इस हुकूमत ने उस हुकूमत पर कितना दबाव डाला है ये हम सब के सामने। और अगर ये हुकूमतें दबाव डालती तो क्या इसराइल की मजाल थी कि वो नहत्ते फ़लस्तीनियों पे हमला करते। और काश हमारे जो 50-60 के करीब मुसलमान ममालिक हैं वो भी अगर दबाव डालते तो इसराइल की क्या ज़रूरत थी कि जिसमें पाकिस्तान जैसा एक एटमी सलाहियत वाला मुल्क है वो, और जो मदनी ज़खायर से भरे हुए अरब ममालिक हैं वो अगर ये दबाव डालते तो इसराइल की क्या मजाल थी कि वो नहत्ते फ़लस्तीनियों पे हमला करते। तो ये खानापुरी जो है वो बड़े रहनुमाओं की वो जारी है। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया के अवाम, ना सिर्फ फ़लस्तीन के मुसलमान, ना सिर्फ दुनिया भर के मुसलमान, बल्कि हर, आपने अल-कुद्स डे पे यहाँ पर हिदायत टीवी की वो कवरेज देखी होगी, इसमें इवन यहूदी भी शामिल थे, तमाम मज़हब के लोग शामिल थे जो मज़लूमों का साथ देने वाले हैं। तो अब दो ही रास्ते हैं हर अवाम, हर बंदे के लिए
कि मज़लूमों का साथ देना है कि ज़ालिमों का साथ देना है, वो चाहे किसी भी रंग के हों, चाहे किसी मसले के हों, मज़हब के हों, किसी मुल्क के हों। हमने एक ही चॉइस देखनी है कि हमने ज़ालिमों का साथ देना है कि मज़लूमों का साथ देना है। तो बहुत से लोग अब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़लूमों के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ताहिरुल कादरी साहब का ये बयान है कि हमारा मुतालबा पहले इत्तेसाब, फिर इस्लाहात और आखिर में इंतखाबात है। तो बात इसमें सही है कि जब एहतसाब नहीं होगा, जो लुटेरे हैं, चोर हैं, वही दोबारा इंतखाबात में आ जाएंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो दोबारा आपको 5 साल नया झांसा देंगे, मुल्क को लूटेंगे, हाथ झाड़ेंगे और वो मुल्क से रुखसत हो जाएंगे। तो इंतखाबात का मरहला आखिर में होना चाहिए, जहाँ पर पहले ऐसे लुटेरों से पहले ही जान छूट जाए। हमने कुछ ऐसे कवानीन बनाए कि मैट्रिक पास होना चाहिए, BA की डिग्री होनी चाहिए, वो से जाली डिग्री लेके भी आ गए। लेकिन अखलाकी तौर पे हमने इवन आर्टिकल 62-63 भी शामिल कर ली, लेकिन उस पर कितना अमल दरामद किया गया ये भी हम सब के सामने है। तो ये ऐसे ही होना चाहिए कि इंतखाबात वही बंदा लड़े कि जो जिसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, कोई इस पर इल्ज़ामात ना हो अखलाकी तौर पर, ना ही पाकिस्तान का उसने ख़जाना लूटा हो, वही हमारा MNA या हमारा वज़ीर-ए-आज़म बनने का मुस्तहिक है। तो अगर ये ऐसा हो जाए, ख्वाब अच्छा है, लेकिन इसके लिए बहुत से काम उन्होंने अभी करना बाकी हैं। खून की कुर्बानी उनके कुछ लोगों ने दे दी, लेकिन अब ये ईद के बाद का और 14 अगस्त का तकरीबन 14 दिन का ही वक्फा है। देखते हैं कि इमरान खान, ताहिरुल कादरी साहब, चौधरी बरादरान या इवन MQM की जमात जो है वो भी इस इनकलाब में, इस चेंज में कुछ उनका हाथ बटाते हैं या नहीं। जबकि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं खुर्शीद शाह साहब, उनका भी कुछ ये मुतालबा था कि अब हुकूमत जो है वो 4 साल उसकी मुद्दत होनी चाहिए। तो कुछ नरम रवैया जो है, और इवन पिछले महीने जो जरदारी साहब का एक बयान आया था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बादशाह ना बने, पाकिस्तान के खादिम बने। तो ये भी थोड़ा सा एक जेस्चर नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी भी इंतज़ार कर रही है कि अगर इनकलाब वालों में कुछ दमखम नज़र आया तो हम उनके साथ हो जाएंगे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था कि अगर नाइंसाफ़ी वो देख रहे हैं, एक बड़ी जमात है, पुरानी जमात है, उनको ये तमाम तहरीक इंसाफ, ताहिरुल कादरी वगैरह से लीड करना चाहिए, जो जितनी वो कुर्बानियाँ देने वाली एक जमात है। लेकिन वो भी अब देख के पीछे देख रही है कि क्या होता है। अगर इनकलाब वाले आगे बढ़ेंगे तो हम उनके साथ होंगे, वरना वो फिर हम कह देंगे कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये जो अब पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है, ये भी अब देखने काबिल है कि 14 दिनों के दौरान वो क्या करती है। तो ये कुछ अहम तरीन खबरें थी, साथ ही साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और अब आगे बढ़ेंगे, जो हमारा अगला सेगमेंट है खाली पेट। आपने काफ़ी खबरें सुन ली, अब हम अगला सेगमेंट है आज क्या पकाएं, तो कुछ खा पी के कुछ अगले सेगमेंट करेंगे। जी बिल्कुल फारूक भाई, आज नाज़रीन के साथ और आप लोगों के साथ में लेके आई हैं एक रेसिपी, वो है अचारी हरा कीमा। हर तरह के कीमे बनाते रहते हैं, आलू कीमा भी बनता है, दम का कीमा भी बनाना बताया था अभी ईद के स्पेशल प्रोग्राम में। उसके बाद जो है वो आलू कीमा, मटर कीमा, गाजर सब कुछ डालते हैं। आज अचारी हरा कीमा कैसे बनता है। अचारी हरा कीमा बनाने के लिए नाज़रीन जो अज्जा हमें चाहिए होंगे, जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, सबसे पहले कीमा चाहिए होगा। और फिर मैं वो बात रिपीट कर दूँ, आधा किलो कीमा है। बढ़ाना चाहें मसाले सारे बढ़ जाएंगे, कम करना चाहें मसाले उतने ही कम होते रहेंगे। 1 किलो कीमा लेंगे तो वही सारे मसाले डबल हो जाएंगे। कीमा लेना है आधा किलो, बारीक कटी हुई प्याज तकरीबन 1 कप, और 1 कप में कितनी प्याज आएंगी, दरमियाने साइज़ की 2 प्याज तकरीबन। 1 कप प्याज है। उसके बाद टमाटर लेने हैं 2 अदद कटे हुए। उसके बाद भुना और पिसा हुआ जो ज़ीरा होता है वो लेना है 1 चाय का चमचा। भुना और पिसा हुआ जो धनिया है वो भी लेना है 1 चाय का चमचा। पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा। हल्दी तकरीबन आधा चाय का चमचा। नमक तकरीबन हस्बे ज़रूरत, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ख़वातीन बनाती रहती हैं खाना, उन्हें अंदाज़ा होता है। और नमक ऐसी चीज़ होती है कि ये कम हो जाए तो भी नहीं खाना खाया जाता और ज़्यादा हो जाए तो भी नहीं खाया जाता, तो लिहाजा इसको ज़रा बैलेंस रखना होता है। तो हस्बे ज़रूरत डालना है इसमें जितनी ज़रूरत हो। तेल तकरीबन आधा कप। उसके बाद हरे मसाले के अज्जा में शामिल है हरी मिर्च 10 अदद, धनिया 4 खाने के चमचे, अदरक तकरीबन टुकड़े लेने हैं 2-3 टुकड़े ले लें। लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगी कि अगर अदरक लहसुन का पेस्ट ले लें आप तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर नहीं पेस्ट लेना चाहें, बहुत से लोग साबुत भी डालते हैं, तो थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन बस कटा हुआ डाल दें। दही 2 खाने के चमचे और आम का अचार 2 खाने के चमचे। आम का अचार कोई सा भी हो सकता है, घर में डालना चाहें आम का अचार तो वो भी ले सकते हैं, और अगर बाज़ार का लेना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, सिर्फ आम का अचार होना चाहिए। कीमा और प्याज, टमाटर, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, गरम मसाला, हल्दी, नमक, तेल,
ये सारे वही अज्जा हैं नॉर्मल जो बनते हैं कीमे में जो भी डाले जाते हैं। इसमें सिर्फ जो इजाफा हुआ है वो हुआ है आम का अचार का और हरे मसाले का। हरे मसाले में हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल है। इसी के साथ साथ इसको बनाने की तरकीब, इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आधा किलो कीमे को आपने लेना है और लेने के बाद इसमें हरे मसाले तकरीबन हरा मसाला जो है वो डाल के 30 मिनट तक मैरिनेट कर लें। कीमे में कुछ नहीं करना आपको, आधा किलो कीमा लेना है। उसको जाहिर सी बात है कीमा पिसा हुआ होगा, वो ना अगर चाहें तो आप हाथ का होता है वो भी ले सकते हैं, वरना मशीन का पिसा हुआ वो भी ले सकते हैं। उसमें हरे मसाले से 30 मिनट के लिए उसे मैरिनेट कर लें। हरे मसाले मैंने आपको सारा बताया। अभी हरे मसाले में क्या क्या चीज़ें डालेंगी, हरी मिर्चें हैं, धनिया है, लहसुन, अदरक, दही, आम का अचार, इसे मैरिनेट कर लेना है। आधा कप तेल गरम करके इसमें 1 कप बारीक कटी हुई प्याज को फ्राई करें यहाँ तक कि वो नरम हो जाए और थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन सी हो जाए। जब प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन सी हो जाएगी और जैसे नॉर्मल हर खाने के लिए फ्राई की जाती है बिल्कुल उसी तरह करना है। फिर इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा और हस्ब ज़ायक़ा नमक और तकरीबन जो हल्दी बताई थी, हल्दी और टमाटर शामिल कर दें और इसको 10 मिनट तक पकाएं। सिर्फ आपने कीमे को मैरिनेट किया हरे मसाले के साथ, गोल्डन फ्राई आपने प्याज की। प्याज के बाद आपने इसमें नमक डालना है हस्ब ज़रूरत और तकरीबन आधा चाय का चमचा हल्दी डालना है। 2 अदद टमाटर डाल के शामिल करें और 10 मिनट तक पका लें। अब इसमें 1 चाय का चमचा भुना और जो पिसा हुआ ज़ीरा है वो डालें, 1 चमचा भुना और पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चमचा पिसा गरम मसाला और 2 खाने के चमचे दही डालकर अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। सबसे पहले आपने कीमा लिया, उसको हरे मसाले के साथ मैरिनेट किया और उसके बाद आपने प्याज को फ्राई किया। उसमें कुछ नहीं है, नमक, हल्दी और टमाटर डाल के 10 मिनट तक पका लिया। जब ये चीज़ पका लिया आपने, उसमें कीमा भी डल चुका था तो तकरीबन आधा कीमा भुन चुका होगा उसमें अच्छी तरीके से। इसके बाद इसमें जो पिसे हुए मसाले हैं, पिसा हुआ गरम मसाला, ज़ीरा, धनिया, ये सब डाल देना है आपने और तकरीबन इसको थोड़ी देर तक पकाएं, फ्राई करें और उसके बाद जब वो तैयार हो जाए तो उसमें 2 खाने के चमचे आम का अचार डालना है। कीमा बहुत जल्दी गल जाता है, इसको आपने थोड़ा सा भून लिया तो उसमें आधा उसी में हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट तक और छोड़ दें उसे। सारे मसाले डालने के बाद 10-15 मिनट तक छोड़ दें और बिल्कुल तैयार हो जाए वो। तो अगर आप चाहें उसमें खुशबू के लिए ना तो आपने वैसे तो हरी मिर्चें डाल दी, साबुत हरी मिर्चें जो होती है ना, साबुत मोटी वाली हरी मिर्चें, वो 2 से 3 अदद डाल दें तो उससे भी खुशबू आती है और हरे मसाले के जो खाने होते हैं स्पेशली उसमें डाली जाती है। और इसी के साथ साथ आपको जो आम का अचार है वो भी बिल्कुल तैयार हो जाए तो तैयारी पे आम का अचार डाल दें और इसमें भी थोड़ा ख्याल रखिएगा हस्ब ज़रूरत, ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। और इसी में क्योंकि देखें अचार में भी मसाले होंगे तो आप जब कीमे में भी बराबर के मसाले डालेंगे तो उसमें नमक मिर्च तेज़ ना हो जाए, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। वहाँ के मसाले आप ठीक है, अगर मिर्ची भी ज़्यादा खाते हैं, नमक भी तेज़ खाते हैं, कोई बात नहीं, आप उसे हल्का ही रखें क्योंकि जब आप अचार डालेंगे ना तो इसके अंदर भी ऑलरेडी मसाला होगा। तो ये आप मिक्स करेंगे तो ऐसा ना हो कि हर चीज़ डबल हो जाए और वो फिर खाया भी ना जाए। तो इसलिए इसको ज़रा देख के बनाना है। थोड़ी सी है बहुत इजी रेसिपी, लेकिन जाहिर सी बात है हर खाने में हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है तो वो थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। तो नाज़रीन ये थी हमारी रेसिपी अचारी हरा कीमा। वाह जी वाह। तो सिस्टर इसमें आपको बिल्कुल सही पकाने का बताया सिस्टर ने, कुछ बहुत अच्छा इतराज़ तो नहीं आपको? खाने ऐसी चीज़ें कि आप जिस रंग में भी मुख्तलिफ एक कहते हैं कि वो है कि आप चेंज कर सकते हैं किसी चीज़ में जिस हिसाब से आप खाना चाहते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि कोई मिर्च वगैरह कम खाता है, कोई गरम मसाला पसंद नहीं करता, तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते रहें। तो रेसिपी जैसी है। बिल्कुल सही। तो लीजिए नाज़रीन, अगला जो हमारा सेगमेंट है वो चलते चलते ब्रेक से पहले तस्वीर बोलती है सेगमेंट है। बहुत एक अहम तस्वीर है और फ़लस्तीन की हम बात कर रहे हैं। एक मासूम से फ़लस्तीनी बच्चे जो इस वक्त वो शहीद हो गए, उस शहीद बच्चे का हाथ है, ईद के दिन ये बेचारा अपने हाथ में देखे एक सिक्का भी रखा हुआ है और किसी ख़रीदारी के लिए किसी जगह गया है, लेकिन उन्हीं ज़ालिमों की बर्बरियत का ये बच्चा निशाना बना है। लेकिन ये हाथ किसी भी शायद दुनिया के किसी भी जो पावरफुल इंसान हैं, पावरफुल ममालिक हैं, उनको ये मासूम बच्चे नज़र नहीं आ रहे। तो ये हमारे बच्चे का हाथ भी हो सकता था। ये हमारे जो हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, लेकिन इनका दुख दर्द अगर हम ये फील करें कि ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही अपने हैं, तो शायद हम ज़्यादा और अच्छे अंदाज में और मौसर अंदाज में अपना एहतजाज बुलंद कर सके। तो ये वो तस्वीर हैं जो आपने देखी होंगी दीगर चैनल्स पे, लेकिन ये वो तस्वीर है
जो एक मासूम बच्चे हाथ में एक सिक्का है, किसी ख़रीदारी के लिए निकला है ईद के दिन, लेकिन ज़ालिमों ने उसको बर्बरियत का निशाना बनाया। तो इसकी भरपूर आप मज़म्मत करते रहें जहाँ भी आपको मौका मिला, जिस भी अख्तियार में आप हैं। इस हवाले से अगर आपकी सुनवाई कोई ऊपर ईवानों तक है, आप बादशाहत तक पहुँच सकते हैं, आप MNA बन सकते हैं, बल्कि बहुत से ऐसे MNAs हमारे बादशाह सलामत हैं हमारे, जो अब पाकिस्तान पहुँचे उम्रा करने के बाद। तो बहुत से ऐसे इक़दाम बहैसियत पाकिस्तान जो एटमी ताकत है वो हमारा पाकिस्तान भी कर सकता है, दीगर अरबी ममालिक भी कर सकते हैं, लेकिन शायद उनको ये खबर नहीं है कि उनकी जो बादशाहतें हैं, उनकी जो वजारतें हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, उनकी सांसें एक न एक दिन ख़त्म होंगी और उनको उनके मनासिब की वजह से पूछा भी जाएगा। तो बहरहाल हम जो बेख्तियार हैं, जितनी भी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, चलें किसी जलूस में जाके कोई पम्फलेट, कोई नारा बुलंद करके उस बच्चे के साथ हमदर्दी का इज़हार ज़रूर कर सकते हैं और हमें ये करते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह बड़े ईवानों तक उनकी सुनवाई ज़रूर होगी और हम सब की आवाज़ उन तक ज़रूर पहुँचेगी। तो ये आज की तस्वीर थी और अब ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, आज का हमारा टॉपिक होगा अखलाकी कदरें जो हमेशा कम होती जा रही हैं। हम उनसे क्यों बिछड़ रहे हैं, क्यों हम वो छोड़ते चले जा रहे हैं जो एक हमारा एक फ़ख्र थी, हमारा खासा थी। इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।